आज बात नई कार खरीदने को लेकर। अगर आप अगले 6 से 12 महीने के अंदर मतलब 1 साल के अंदर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कार की प्राइस यानी कीमत मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन कार मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, लेकिन हो सकता है उस तरह से सोचे ही नहीं कि कार खरीदते वक्त क्या देखना है। और इसका सीधा असर, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जेब, रनिंग कॉस्ट और कार चुनने के फैसले पर पड़ेगा। उसके वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो आपको चुभ सकता है अगर आपने गाड़ी गलत चूज़ कर ली तो जुलाई 2026 का डेटा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक्चुअल मुद्दा जो है उसके हिसाब से मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो जुलाई 2026 का एक डेटा है। भारत में पेट्रोल कार की मार्केट शेयर जो है करीब 41.68% रह गई है। ठीक है, ये जुलाई का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स को अगर जोड़ दें तो इन तीनों का कंबाइंड मार्केट शेयर 40.59% पर पहुंच चुका है। यानी दोनों के बीच सिर्फ 1.09 परसेंटेज पॉइंट्स का अंतर बचा है। और सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले यह गैप 13.21 परसेंटेज पॉइंट्स का था। मतलब बहुत तेजी से इंडियन कस्टमर्स पेट्रोल से दूसरी टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। उनको इंटरेस्ट आ रहा है दूसरी टेक्नोलॉजीज लेने में। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पेट्रोल का वक्त अब खत्म होने जा रहा है। असली बदलाव यह है कि अब आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है और यही चॉइस आने वाले समय में यह तय करेगी कि आपकी कार कौन सी होगी या आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए। और जाहिर तौर पर आपका कार खरीदना फाइनेंशियली सही फैसला है या नहीं, ये डिसाइड करेगा आज का ये वीडियो। चलिए, अब इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जीएसटी कट को थोड़ा जोड़कर आपको देखना होगा क्योंकि ये भी हाल में हुआ है। तो वो क्या है? सरकार के जीएसटी में बदलाव के बाद कई पैसेंजर व्हीकल्स पर टैक्स जो है 28% से घटाकर 18% हुआ है। यानी कार खरीदने की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई है। जुलाई में पैसेंजर व्हीकल्स डिस्पैचेस करीब 4.58 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई थी। मतलब इतने लाख यूनिट गाड़ियां बिकी थी, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 34.3% ज़्यादा है। सीधी भाषा में कहें तो जीएसटी कट ने कार खरीदने का मौका अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर कार सस्ती हो गई है तो क्या अब पेट्रोल कार खरीदना बेहतर है? मतलब उनकी डिमांड बढ़ रही होगी, पर यहाँ तो बैलेंस है, पेट्रोल कार प्लस हाइब्रिड सीएनजी और आपका ईवी। देखिए, पेट्रोल कार खरीदना बेहतर है या नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कार की कीमत सिर्फ शोरूम में नहीं चुकानी पड़ती है ना। असली खर्च तब शुरू होता है जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सड़कों पर उसे चलाते हैं। मान लीजिए 2 कार्स खरीदने में आपको लगभग समान पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब एक जैसा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, लेकिन एक पेट्रोल गाड़ी है और दूसरी सीएनजी या फिर हाइब्रिड है। अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है तो 5-7 साल में फ्यूल बिल का डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि आज कस्टमर सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि कार कितने की है, वो पूछ रहा है कि हर महीने चलाने में खर्च कितना आएगा इसके ज़रिए। और यही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का सबसे बड़ा बदलाव है। पहले कस्टमर्स के सामने पेट्रोल और डीजल की लड़ाई थी, अब पिक्चर बदल गई है। अगर आपको कम रनिंग कॉस्ट चाहिए तो सीएनजी सामने एक ऑप्शन है। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए और चार्जिंग की टेंशन भी नहीं चाहिए तो हाइब्रिड एक ऑप्शन है। अगर आपकी डेली रनिंग प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप जानते हैं कि कितना चलना है और घर या ऑफिस पर चार्जिंग की सुविधा है, तो ईवी भी एक ऑप्शन बन चुका है। यानी अब सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छी कार कौन सी है, सवाल ये है कि मेरी ज़रूरत के लिए सबसे सही क्या है। और इसी वजह से पेट्रोल की मार्केट शेयर में प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी पेट्रोल गाड़ियों पे प्रेशर बढ़ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में पेट्रोल के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा ईवी है? आप मानते हैं कि ईवी पेट्रोल गाड़ियों के लिए खतरा है? नहीं, सिर्फ ईवी खतरा नहीं है। खतरा असल में तीनों का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा सीएनजी का मार्केट, मतलब सीएनजी थोड़ा मार्केट ले रहा है, हाइब्रिड भी थोड़ा मार्केट ले रहा है और ईवी भी थोड़ा मार्केट कैप्चर कर रहा है। और ये सब काट काट कर पेट्रोल और डीजल से जा रहे हैं और खासकर पेट्रोल से जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का मार्केट शेयर ज़्यादा था। और यही तीनों मिलकर करीब 40.59% तक
पहुंच जाते हैं। तो पेट्रोल का डोमिनेंस नेचुरली कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। अब इसका असर कार कंपनीज पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर कस्टमर्स पेट्रोल से सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी की तरफ शिफ्ट करता है तो कंपनीज को सिर्फ ज़्यादा कार बेचने से काम नहीं चलने वाला। उन्हें यह समझना होगा कि कस्टमर्स किस प्राइस पर कौन सा पावर ट्रेन खरीदना चाहते हैं, और यही जीएसटी कट का दूसरा बड़ा असर दिखाई देता है। जीएसटी कम होने से कस्टमर्स को राहत जरूर मिली है, लेकिन कार कंपनीज को भी तो थोड़ा ब्रेथिंग स्पेस मिल गया है, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और प्रीशियस मेटल जैसे जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हो रही हैं, जिससे कार बनाना महंगा हो रहा था। तो कार कंपनीज पे प्रेशर था कार की कीमत बढ़ाने का, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस पर जून क्वार्टर में कमोडिटी कॉस्ट का इम्पैक्ट करीब 4.5% ऑफ रेवेन्यू बताया गया। हुंडई की अगर बात करें तो हुंडई पर हाइयर कॉपर और प्रीशियस मेटल प्राइस के कारण मार्जिन पर करीब 1 परसेंटेज पॉइंट का सिक्वेंशियल इम्पैक्ट पड़ा। मतलब एक तरफ सरकार कार को सस्ता करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। अब कार कंपनीज के सामने सीधा सा कैलकुलेशन है, अगर प्राइस बढ़ाई तो कस्टमर नाराज होगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ाई तो मार्जिन दबाव में आ जाएगा। और इसी वजह से जीएसटी कट ने कंपनीज को थोड़ा कुशन दे दिया है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट साइड दे दिया है, उनको सांस लेने की थोड़ी जगह दे दी है। महिंद्रा के लिए अगर आप देखें, महिंद्रा के हिसाब से भी देखें इस चीज़ को, महिंद्रा के लिए भी जीएसटी कट ने कमोडिटी इन्फ्लेशन अब्जॉर्ब करने के लिए हेडरूम बनाया था, जिसके चलते कंपनी ने जून क्वार्टर में एसयूवी की प्राइस एवरेज करीब 5.2% बढ़ाई थी। आप कहेंगे तो बढ़ा दी इसने, बिल्कुल बढ़ाई थी, लेकिन कंपनी 2022-23 जैसे एग्रेसिव प्राइस हाइक एनवायरनमेंट नहीं चाहती थी। उस टाइम पे ज़्यादा इन्होंने प्राइस हाइक किया था, जब कमोडिटी इन्फ्लेशन के दौरान क्यूमुलेटिव हाइक प्राइस जो है ना वो करीब 17 से 18% तक पहुंच गया था। उसके कंपैरिजन में 5 पॉइंट समथिंग तो बहुत कम है। यानी कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि कंपनीज हर छोटी कमोडिटी प्राइस इंक्रीज पर पूरा बोझ तुरंत आपकी कार पर डालना नहीं चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कार्स हमेशा सस्ती ही रहेंगी। अगर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर की प्राइस लगातार बढ़ती गई तो आखिरकार उसका कुछ असर जाहिर तौर पर कार की कीमत या कंपनी के मार्जिन पर आएगा। अब यहाँ कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर आप अभी कार खरीदने वाले हैं तो सिर्फ जीएसटी डिस्काउंट देखकर फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको आज 50,000 या 1 लाख रुपए का जीएसटी बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए ना, अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है और आपने गलत पावर ट्रेन यानी गलत गाड़ी चुन ली, तो आपके अगले 5 साल या उससे ज़्यादा साल तक अगर आप रखते हैं तो फ्यूल कॉस्ट कहीं ज़्यादा आपके ऊपर बोझ डाल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी डेली रनिंग सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर की है, होम चार्जिंग की सुविधा नहीं है और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो फिर ईवी देखकर फैसला करना समझदारी नहीं होगी। वहीं अगर आपकी डेली रनिंग 50 से 60 किलोमीटर है, ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर चलाते हैं और सीएनजी स्टेशन आपके रूट पर इजीली अवेलेबल है, तो सीएनजी आपके लिए एक अच्छा लॉजिकल ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा माइलेज चाहते हैं लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करना चाहते, तो हाइब्रिड एक इंटरेस्टिंग मिडिल ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। यानी जीएसटी ने कार खरीदना सस्ता तो किया है, लेकिन आपके लिए सही कार चुनने की जिम्मेदारी भी आप पर बढ़ा दी है। अच्छा, एक चीज़ और है समझने वाली, वो भी सुनिए। आज अगर आप 15 से 20 लाख की कार खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ अगले 1 साल के लिए कार नहीं खरीद रहे हैं, है ना। टाइम होराइजन आपका आमतौर पर जो होता है लोगों का 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए कम से कम होता है। इसलिए आज का छोटा सा प्राइस डिफरेंस देखकर डिसीजन लेना और अगले कई साल की रनिंग कॉस्ट को इग्नोर कर देना आपको डेफिनेटली महंगा पड़ सकता है। तो अब जब भी आप कोई कार खरीदे तो आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा परचेज प्राइस प्लस फ्यूल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस प्लस चार्जिंग या फ्यूलिंग कन्वीनियंस प्लस रीसेल वैल्यू। तब जाकर सही फैसला आप ले पाएंगे, है ना। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और मुझे उम्मीद है जब आप नई कार लेने की सोचें तो अब आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्या लेना है ये आपकी ज़रूरत डिसाइड करेगी, तो अपनी ज़रूरत को ध्यान रखें, उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा पावर ट्रेन, कौन सी तरीके की गाड़ी, कौन सा फ्यूल ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।